नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं सेक्शन 43BH। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 43BH के कितने फायदे और कितने नुकसान हैं। और आप अपनी स्क्रीन पे देख के समझ भी गए होंगे कि सर आप इस सेक्शन की बुराई करने वाले हो, क्योंकि आपने लिखा है फायदा एक और नुकसान अनेक। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं आपको बताने वाला हूं आज कि सेक्शन 43BH कितना प्रैक्टिकल है और कितना प्रैक्टिकल नहीं है। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर जिन लोगों ने अभी तक सेक्शन 43BH के बारे में ना तो सुना है ना पढ़ा है, कृपया करके वो हमारी इस वीडियो को देख लें। ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको पूरा सेक्शन 43B के बारे में बताया है और जो न्यू क्लॉज एच ऐड हुआ उसके बारे में बताया है, और साथ ही साथ ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है उसके बारे में बताया। दोनों वीडियो पे आपका बहुत प्यार मिल रहा है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। अब आते हैं आज की वीडियो के ऊपर, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 43BH कितना प्रैक्टिकल है और कितना प्रैक्टिकल नहीं है, इसके फायदे कितने हैं और इसके नुकसान कितने हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताता हूं सेक्शन 43BH का फायदा। तो फायदा आप लोग सुन रहे होंगे और आप लोग दूसरों को बता भी रहे होंगे, अपने ऑनर्स को भी बता रहे होंगे, अपने क्लाइंट को भी बता रहे होंगे कि भैया सेक्शन 43BH नया एक सेक्शन आया है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 24-25 पे एप्लीकेबल है। अगर आप एक रजिस्टर एमएसएमई हो और स्पेशली माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, तो आपका बायर अब आपको टाइम से पेमेंट कर देगा। अगर वो टाइम से पेमेंट नहीं करेगा तो उन खर्चे को वो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो भैया अब आपका बायर आपके पैसे नहीं रोकेगा और आपको टाइम से पेमेंट कर देगा। ये बात आप लोग सुन भी रहे होगे और लोगों को बता भी रहे होगे। तो ये तो है फायदे की बात, इसमें कोई दौराई नहीं है। हाँ जी भाई साहब, अगर आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर हो, आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हो, तो आपका जो बायर है वो आपको टाइम से पेमेंट करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका खर्चा जो है वो उसकी इनकम मान ली जाएगी, उसके ऊपर लगा दिया जाएगा इनकम टैक्स। ये तो है फायदे की बात। अब आते हैं नुकसान की बात, क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है भाई साहब? अगर 15 और 45 दिन का एक क्लॉज है भाई साहब। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कम से कम 15 दिन में आपका जो है व्यापार, आपका जो बायर है आपको पेमेंट कर देगा, और अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर वो आपको पेमेंट कर देगा। बट क्या ये 15-45 दिन ठीक है? इसका गणित ठीक है? तो इसका गणित मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो आप भाई साहब एक रजिस्टर एमएसई, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मैंने आपसे माल खरीदा। सर कब? मैंने आपसे माल खरीदा भाई साहब अप्रैल 23 के अंदर, और मैं उसका पेमेंट कर रहा हूं मार्च 24 के अंदर। तो क्या मैं इसको 23-24 में क्लेम नहीं कर पाऊंगा? तो उसका जवाब है गलत, मैं तो उसको क्लेम करूंगा। अगर मैं आपसे अप्रैल 23 के अंदर गुड्स परचेज कर रहा हूं, उसका पेमेंट मार्च 24 मतलब एक साल में कर रहा हूं, तो भी वो मैं खर्चा क्लेम कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में परचेज की और सेम फाइनेंशियल ईयर में उसका पेमेंट कर दिया, तो मैं सेम फाइनेंशियल ईयर में ही उसको क्लेम करूंगा। क्योंकि 43B जो है वो बात करता है एक्चुअल पेमेंट पे आप एक्सपेंस को क्लेम करोगे, तो मैं एक्चुअल पेमेंट पे क्लेम कर रहा हूं। और एक्चुअल पेमेंट मैंने कब करा? 23-24 में करा। परचेस कब करी? 23-24 में करी। तो मैं क्लेम भी कब करूंगा? 23-24 में करूंगा। तो ये 15 और 45 दिन की बात कहां पे आएगी? 15 और 45 दिन की बात वहां पे आएगी जब दो फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही होगी। जब आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के खर्चे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ले जा रहे होगे, तो बात आएगी 15 और 45 दिन की। अदरवाइज तो वैसा मेरे पास पूरे 12 महीने का समय है। तो आई होप 15 और 45 दिन का गणित आप समझ गए होगे। जब आप अपने खर्चों को, आप अपनी परचेज जो कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिखा रहे हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिखा रहे हो, ओवरऑल आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हो, तो वो परचेज को अगर आप उस क्रेडिटर को आगे अगले साल में लेके जाओगे, तो वहां पे अगर वो क्रेडिटर, वो सप्लायर आपका एमएसएमई में रजिस्टर है, तो आप 15 और 45 दिन की बात करोगे। अदरवाइज तो पूरा साल पड़ा है मेरे पास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्यापारी की वर्किंग बहुत बढ़ गई। अब जो सीए अंकल है, वो रिपोर्ट, ऑडिटर जो है वो ऑडिट में बताएगा रिपोर्ट के अंदर, पर वो रिपोर्ट देगा कौन? अकाउंटेंट या व्यापारी। तो अब आपको बिल वाइज डिटेल पूरी मेंटेन करने पड़ेगी, पहले नहीं मेंटेन करते थे। तो एक काम और ऐड हो गया अकाउंटेंट के लिए, व्यापारी के लिए एक काम और ऐड हो गया कि भैया अब अगर कोई भी ऐसे क्रेडिटर वो आगे लेके जा रहा है, तो उन क्रेडिटर की बिल वाइज डिटेल वो पूरी तैयार करेगा और सीए को देगा। क्योंकि सीए साहब कहां से तैयार करेंगे भाई साहब? डाटा तो आपके पास है, आप ही तो उस डेटा के बिहाफ पे तैयार करोगे। तो एक वर्किंग और बढ़ गई। तीसरा नुकसान सुनो भाई साहब, ये सेक्शन केवल एमएससी के ऊपर एप्लीकेबल है, माइक्रो एंड स्मॉल पे, मीडियम पे तो है ही नहीं। तो फिर एक वो भी बच गया भाई साहब। चौथा नुकसान सुनो, ट्रेडर इसमें कवर नहीं है। इसके अंदर ट्रेडर तो कवर ही नहीं है, तो ट्रेडर का भाई साहब नुकसान हो गया। ट्रेडर कह रहा है भाई साहब मुझे भी कवर कर लेते, पर रुको जरा, ट्रेडर बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि साहब आपका तो एमएसएमई में रजिस्टर होना ही भारी हो गया। आपका तो एमएसएमई में रजिस्टर होना ही भारी हो गया। क्यों? सर हम क्या कर रहे हैं? व्यापार।
व्यापार से क्या होता है हमारा प्रॉफिट। और ये सेक्शन बात कर रहा है कि भैया मान लो मैं अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर हूं तो साहब मेरा बायर मुझे टाइम से पेमेंट कर देगा, पर वो टाइम से पेमेंट करेगा कब? वो टाइम से पेमेंट तब करेगा जब वो मुझसे गुड्स परचेज करेगा। तो भैया मेरा तो एमएसएमई में रजिस्टर होना ही भारी हो गया, क्योंकि वो मुझसे गुड्स परचेज ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है ये आपको सुनना पड़ेगा और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भैया बायर अब किससे परचेज कर रहा है? बायर परचेज कर रहा है मीडियम से, क्योंकि बायर का इनकम टैक्स बच रहा है, वो एक्सपेंस को प्रॉपर्ली क्लेम कर सकता है, वहां पे कोई क्रेडिट डेज की बात नहीं हो रही है। तो बायर किससे परचेज कर रहा है? बायर परचेज कर रहा है मीडियम एंटरप्राइजेस से, बायर परचेज कर रहा है लार्ज एंटरप्राइजेस से, बायर परचेज कर रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड है एमएसएमई में। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो भाई साहब, मैं आपसे माल नहीं खरीदूंगा। बायर किससे परचेज कर रहा है? मीडियम लार्ज अनरजिस्टर्ड से। तो सर ये बात आपने कह तो दी, बट इसको एक्सप्लेन तो करके बताओ बायर ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि ये सेक्शन प्रैक्टिकल ही नहीं है। बायर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि ये सेक्शन ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो सर अभी हमें समझ में नहीं आया, हमें थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मैं आपको लेके चलता हूं भाई साहब एक्सेल की शीट के ऊपर। एक्सेल की शीट पे हम जाके समझते हैं कि ये सेक्शन बेसिकली प्रैक्टिकल कितना है। तो यहाँ पे अब हम एक गेम खेलेंगे, आप बन जाओ भाई साहब सप्लायर और मैं बन जाता हूं आपका बायर। आप बन जाओ सप्लायर, मैं बन जाता हूं आपका बायर। आप आए मेरे पास कि भाई साहब आप मुझसे माल क्यों नहीं खरीद रहे हो। तो मैं आपको समझा रहा हूं गणित। क्या समझा रहा हूं? कि भाई साहब मैं आपको अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूं, मैं हूं आपका बायर, मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि भैया मैं आपसे परचेज क्यों नहीं कर रहा। चूंकि मैंने यहां पे लिखा है ना बायर अब मीडियम लार्ज अनरजिस्टर्ड एमएसएमई, चूंकि फायदा तो एक है कि मेरे को टाइम से पेमेंट मिलेगा। भाई टाइम से पेमेंट तब मिलेगा जब मेरे से कोई माल परचेज करेगा, पर बड़ा व्यापारी तो बड़े बायर से परचेज, बड़े सप्लायर से परचेज कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका रीजन बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन कैसे है थोड़ा सा समझते हैं। आप हो भाई साहब सेलर, ठीक है, और मैं हूं कौन भाई साहब? बायर। तो मैं आपको अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूं। मान लो मेरी सेल पूरे साल की 10 करोड़ रुपए की है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मेरी सेल कितने की है साहब? 10 करोड़ रुपए की है। और मैं यहाँ प्रॉफिट भी छोटा मोटा लेके नहीं चल रहा, मैं लेके चल रहा हूं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई साहब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 6%। बहुत बड़ी बात है, 10 करोड़ रुपए के बिजनेस के ऊपर 6% का ग्रॉस प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात है, आप अकाउंटेंट समझोगे। मैं आपको कह रहा हूं मेरा प्रॉफिट है भाई साहब 60 लाख रुपए का। जब मेरा प्रॉफिट 60 लाख रुपए का है, मेरी परचेज 10 करोड़ रुपए की है, तो भैया मेरी परचेज मेरी सेल 10 करोड़ रुपए की, तो मेरी परचेज कितने की होगी? मोटा माटी वैसे तो मेरी परचेज 9.5 करोड़ रुपए की होगी। कितने की होगी? अगर मैं 6% का अगर प्रॉफिट लेके चलता हूं तो मेरी परचेज कितने की होगी साहब? 9 करोड़ 40 लाख रुपए की। बट फिर भी मैं यहां मान रहा हूं मेरी परचेज साहब कितनी है? 9 करोड़ 25 लाख की मान लो। 9.25 करोड़ रुपए की मेरी परचेज है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 7 लाख रुपए का है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरे कितने के हैं? मान लो 2% के, केवल 2% मान रहा हूं भाई साहब, 20 लाख रुपए के मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया साहब? नेट प्रॉफिट निकल के आया 60 लाख माइनस 20 लाख। मैं मोटा मोटी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं जा रहा, मोटा मोटी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। 40 लाख रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट है। जब मेरा नेट प्रॉफिट 40 लाख है तो हम इनकम टैक्स मान लेते हैं भाई साहब एट द रेट ऑफ 30%। 30% के हिसाब से साहब मैं इनकम टैक्स मान रहा हूं, तो 40 लाख का 30% कितना साहब? 12 लाख रुपए मेरा जो है वो प्रॉफिट है। कैलकुलेशन में आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखो गेम कौन सा चल रहा है। आप सप्लायर, मैं बायर। आप मेरे पास आए कि भाई साहब मैंने तो सुना था 43BH बड़ा अच्छा है मेरे लिए, अब आप मुझे टाइम से पेमेंट कर दोगे, पर आपने तो मुझसे काम करना ही बंद कर दिया, ऐसा क्यों करा? तो मैं आपको बता रहा हूं कारण कि भैया मेरा इनकम टैक्स जो है 12 लाख रुपए बनता है वैसे तो कायदे अनुसार, पर चूंकि मान लो पूरे साल में मैंने आपसे 2 करोड़ रुपए का माल लिया था। कितने का? 2 करोड़ का। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मैंने आपसे पूरे साल में लिया था 2 करोड़ रुपए का माल। कितने का लिया था साहब? 2 करोड़ रुपए का मैंने पूरे साल में आपसे माल लिया था। और आप भाई साहब माइक्रो, और वो भी एमएसएमई में प्रॉपर्ली रजिस्टर हो, और मैंने आपको टाइम से पेमेंट नहीं किया, क्योंकि आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं भाई साहब मैं जिसको सेल करता हूं वो 90 दिन में पेमेंट देता है। मेरी भी आपसे 90 दिन की तय थी, चूंकि 90 दिन की तय थी तो मैंने आपको 90 दिन में पेमेंट किया। साल चेंज हो गया, 2 करोड़ की ऐसी परचेज थी जो मैंने अगले साल आपको पेमेंट की, तो इस साल में मैं खर्चे क्लेम नहीं करूंगा। तो मतलब 2 करोड़ रुपए के ऊपर मेरे पे लगेगा इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो वो कितना हो गया साहब? देख लेते हैं एक बार। लो जी, कितना हो गया साहब? 60 लाख रुपए। कितना हो गया साहब? 60 लाख रुपए। तो मेरा टैक्स बनना था 12 लाख, अब बनना है 60 लाख। मुझे टोटल टैक्स सर कितना देना पड़ रहा है? 72 लाख रुपए। कितना? 72 लाख रुपीस। क्यों? क्योंकि आप एमएसएमई में रजिस्टर हो, इसलिए मैंने आपसे काम बंद कर दिया। आप बोलोगे सर जब आप पेमेंट करोगे तब क्लेम कर लोगे। अच्छा, अब इसका एक और भयंकर वाला नुकसान देखो, भयंकर वाला।
यहां मेरे को 60 लाख रुपए ज्यादा तो इनकम टैक्स पे करना ही पड़ गया। और एक और कहानी देखो, एक और टर्निंग पॉइंट। मान लो मेरी अगले साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी स्थिति ऐसी रही, मेरी फाइनेंशियल 24-25 के अंदर भी मेरा बिजनेस बढ़िया चला, मेरी स्थिति बिल्कुल, ये मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये मेरी कहानी किसकी है, ये मेरी कहानी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, ठीक है। बट मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी काम बढ़िया चला। फाइनेंशियल 23-24 में मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे इसलिए नहीं परचेज करूंगा फर्दर क्योंकि मेरे को इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। और जब मैं इसको 2 करोड़ रुपए को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर पे करूंगा तो मैं फाइनेंशियल 24-25 में मैं इसको क्लेम करूंगा। जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैं इसको क्लेम करूंगा तो भाई साहब मेरा प्रॉफिट तो निकल के आता है 12 लाख रुपए कुल, और 24-25 के अंदर मैं इसको और क्लेम कर लूंगा तो प्रॉफिट की जगह नेट लॉस निकल जाएगा, सॉरी नेट प्रॉफिट की जगह मेरा नेट लॉस निकल जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको क्लेम करूंगा जिस साल के अंदर, उस साल में तो मेरा इतना प्रॉफिट भी नहीं होगा। मेरा प्रॉफिट तो निकल के आ रहा है कुल 12 लाख रुपए का, मेरा प्रॉफिट तो निकल के आ रहा है कुल 12 लाख रुपए का मेरी सेल के ऊपर। अगले साल जब मैं इसको क्लेम करूंगा तो 2 करोड़ रुपए के खर्चे और क्लेम कर लूंगा, तो मेरे को अपना लॉस भी कैरी फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब एक बहुत बड़ी वर्किंग हमारी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के कहानी क्या निकल के आती है भाई, एक मेरा छोटा सा अकाउंटेंट का एक छोटा सा ओपिनियन है ये, कि ये प्रैक्टिकल मुझे तो नहीं लग रहा। आपका क्या कहना है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या आप भी एग्री हो इन पॉइंट के साथ। और एक और कमाल की बात देखो, ये मैंने ट्विटर से निकाला, आप भी ट्विटर पे जाके देख सकते हो। केरला टेक्सटाइल गारमेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इन्होंने क्या डिसीजन लिया है, डिसीजन टेकन एट द एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ केटीजीए ऑन 7 फरवरी 2024। वो क्या कह रहे हैं, भैया हम टाइम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ आवर मेंबर रिटेलर कैन नॉट मेक पेमेंट ऑल ऑफ सडन 45 डेज, नहीं कर पाएंगे। और कहानी सुनो, वी रिक्वेस्ट यू ईदर कैंसल ऑनलाइन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। भैया जब व्यापार होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, जब व्यापार होगा तभी तो मैं सामने वाले से पैसे लूंगा। आप कह रहे हो कि 43BH के अनुसार आपको टाइम से पेमेंट मिल जाएगा, टाइम से तो तब मिलेगा जब व्यापारी मुझसे व्यापार करेगा। व्यापारी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको अगर इतनी जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा तो व्यापार करेगा क्यों, क्योंकि आप भी जाते हो 15 दिन बहुत छोटा पेमेंट है, 45 दिन बहुत छोटा पेमेंट साइकिल है, 90 डे का कम से कम पेमेंट साइकिल है, 90 डेज का। तो इन्होंने बताया केरला टेक्सटाइल वालों ने अपने मेंबर्स को कि भैया आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और सुनो आगे कहानी, ये बता रहे हैं कि भैया हमारे मेंबर जो हैं आगे अब एमएस से परचेज ही नहीं करेंगे, तो ये एक और छोटे व्यापारी के ऊपर चोट पहुंचेगी। एमएस माइक्रो एंड स्मॉल से हम परचेज ही नहीं करेंगे, हम तो मीडियम और लार्ज या अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे। दोनों पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिए, जो चीज मैंने आपको बताई दोनों पॉइंट यहाँ पे इन्होंने कवर किए। और आगे फर्दर बता रहे हैं, वी रियलाइज दैट दिस अमेंडमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंसेंट डिमांड ऑफ एमएस सप्लायर्स, बट वी फर्मली बिलीव दैट आर, मतलब कहने का मतलब ये कह रहे भैया हमारे तुम्हारे रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि ये हमसे पूछ के तो बनाया नहीं है, इसलिए हमारे तुम्हारे रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। ओवरऑल सेक्शन की प्रैक्टिकलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि सेक्शन प्रैक्टिकल है या नहीं है। आपको क्या लगता है, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी और अकाउंटेंट भाइयों के साथ शेयर करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपसे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।